गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फाइनल में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो पीछे वाली क्लास थी उसके अंदर अपनी फर्स्ट यूनिट थी ना, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है, वो कंप्लीट होगी। ठीक है, ये संक्रमण धातुओं के संकुलों में धातु लिगेंड बंधन है, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में अपनी सेकेंड यूनिट है ये। वैसे उस वाली यूनिट के अंदर भी ये पार्ट आया था, लेकिन वो वहां पे थोड़ा सा ही आया था। जो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे हम संकुलों की, उसके अंदर आया था संकुलों के चुंबकीय गुण। ठीक है, वो हमने वहां पे थोड़े से पढ़े थे, अब उनको डिटेल से पढ़ना है इस वाली यूनिट में। तो इस यूनिट की हेडिंग क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, यानी संक्रमण धातुओं के संकुलों के चुंबकीय गुण। संक्रमण धातुओं के संकुलों के जो चुंबकीय गुण हैं उनको इस यूनिट में पढ़ना है। तो सबसे पहले देखें, इस यूनिट के अंदर हमने जनरल इंट्रोडक्शन में हम जो इस यूनिट के अंदर कई नाम आएंगे, बार बार में उनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद में हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर नाम आता है डेफिनेशन में के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, सबसे पहली हेडिंग है इसके अंदर क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक मोमेंट। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? चुंबकीय आघूर्ण। हम बोलेंगे चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण। अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी चुंबकीय आघूर्ण की? अब अपने मर्जी है, हम किसी भी तरह से डिनोट करें इसको, जैसे हमने इसको म्यू से लिख दिया। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण को हमने किससे लिख दिया? म्यू से लिख दिया। तो इसकी परिभाषा और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा इसके अंदर? देखिए, इसके अंदर कोई भी एक पोल है, चुंबक के अंदर भी दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल है और दूसरा कौन सा है? साउथ पोल। यहाँ पे हमने कोई डाइपोल है, उसको हमने क्या बोल दिया? एपी बोल दिया। ये एक पोल है, ये वाला क्या है? दूसरा पोल है। तो इन दोनों पोल के ऊपर जो चार्ज है और इन दोनों पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण में भी सेम होता है, इन दोनों के चार्ज और दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल है। दोनों में से किसी एक का चार्ज और इनके बीच की दूरी का गुणनफल क्या हो जाएगा? द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। अब यहाँ पे हम चुंबकीय आघूर्ण को किससे दर्शाएं? एम से दर्शाते हैं। देखो, ठीक है, तो कोई भी दो पोल है ना, पोल दो ही होंगे क्योंकि आघूर्ण उसी का होता है जिसके अंदर दो पोल होते हैं। चुंबकीय आघूर्ण उसी का होगा, एक नॉर्थ पोल होगा, दूसरा वाला क्या होगा? साउथ पोल होगा। ऐसे लिख दें, नॉर्थ पोल और दूसरा क्या है? साउथ पोल। इन दोनों में से किसी भी एक पोल की पोल स्ट्रेंथ, यानी किसी भी एक पोल की, इस पोल की होती है उतनी इसकी होती है, एक ही पॉजिटिव में होती है, एक ही नेगेटिव में होती है। जैसे डाइपोल में चार्ज होता है एक पे पॉजिटिव, उतना ही चार्ज दूसरे पर नेगेटिव में होगा। वैसे ही इसके अंदर दोनों पोल की स्ट्रेंथ सेम होगी, एक की पॉजिटिव में होगी, दूसरे की नेगेटिव, यानी अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो इस डाइपोल का या फिर कोई भी डाइपोल है उसका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो उन दोनों में से किसी भी एक की पोल स्ट्रेंथ, हिंदी में इसको हम क्या बोलेंगे? ध्रुव शक्ति। पोल को क्या बोलते हैं? हिंदी में ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव शक्ति और डिस्टेंस इन बिटवीन डाइपोल। ठीक है, इस तरह दो पोल है इसलिए इसको भी डाइपोल ही बोल देंगे हम। तो किसी भी डाइपोल में से किसी भी एक पोल की स्ट्रेंथ यानी उसकी ध्रुव शक्ति तथा उन दोनों पोल के बीच की दूरी का गुणनफल है वो क्या कहलाएगा? उस द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। किसी द्विध्रुव में से किसी एक ध्रुव की ध्रुव स्ट्रेंथ या पोल स्ट्रेंथ या ध्रुव शक्ति तथा दोनों पोल के बीच की जो डिस्टेंस है उसका गुणनफल है वो यहाँ पे क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक मोमेंट या चुंबकीय आघूर्ण कहलाएगा। इसको एम से, आई से, किसी से भी दर्शाना हो अपनी मर्जी से इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बनाएंगे, वो क्या बनाएंगे? कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम। ध्रुव शक्ति पोल स्ट्रेंथ को स्मॉल एम से लिख दिया और डिस्टेंस को हमने किसी लिख दिया? एल से लिख दिया। तो ये बन जाएगा इसमें चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला बन जाएगा। उसके बाद में आप जो सेकेंड इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होगी? सेकेंड डेफिनेशन में आ जाएगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं हम चुंबकन की तीव्रता या चुंबकीय तीव्रता। इंटेंसिटी क्या बोलते हैं? तीव्रता।
तो हिंदी में हम इसको बोलते हैं चुंबकीय तीव्रता या चुंबकन की तीव्रता। ठीक है, इसी को हम इकाई आयतन की चुंबकीय प्रवृत्ति है वो भी बोल देंगे। तो इसको हम लिख देंगे आई से, जैसे इंटेंसिटी चल रही है तो इसको हम डिनोट कर देंगे आई से। अब चुंबकीय तीव्रता की जो परिभाषा होगी उसके अंदर हम क्या बोलेंगे कि इकाई आयतन के यानी यूनिट वॉल्यूम के चुंबकीय आघूर्ण को, जैसे चुंबकीय आघूर्ण को हम किसे लिख देते हैं कैपिटल एम से लिख देंगे, या फिर यहाँ पे पूरा लिख देते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से, ये सिर्फ फॉर्मूला याद हो तो उससे परिभाषा क्या लिखेंगे हम, इकाई आयतन के यूनिट वॉल्यूम इकाई आयतन के चुंबकीय आघूर्ण को उसकी चुंबकन की तीव्रता या इकाई आयतन की चुंबकीय प्रवृत्ति या इकाई आयतन का चुंबकीय आघूर्ण कहेंगे। ये क्वेश्चन इकाई आयतन के चुंबकीय आघूर्ण के नाम से भी आ सकता है। तो इकाई आयतन के चुंबकीय आघूर्ण को, यानी इकाई आयतन में कितना चुंबकीय आघूर्ण है उसे हम चुंबकन की तीव्रता से लिखेंगे और उसको आई से डिनोट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू चुंबकीय आघूर्ण को एम से लिख देंगे और इकाई आयतन को हम किससे लिखेंगे, वी से लिखेंगे। तो ये बन जाएगा चुंबकन की तीव्रता या चुंबकीय तीव्रता का फॉर्मूला। उतारें इसको। उसके बाद में थर्ड देखें, इसमें तीसरी डेफिनेशन है, तीसरा वर्ड क्या आएगा, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, चुंबकीय पारगम्यता। इसको बोलेंगे हम हिंदी में चुंबकीय पारगम्यता। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इसको हम परमेबिलिटी, तो इसको हम पी से लिख देंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वो देखें, किसी भी पदार्थ में कोई भी सब्सटेंस नहीं है, उस पदार्थ का इकाई क्षेत्रफल है, इकाई क्षेत्रफल में चुंबकीय आघूर्ण कितना है, और वो पदार्थ नहीं, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, एक बार तो उसको किसी भी पदार्थ के इकाई क्षेत्र में से चुंबकीय बल रेखाओं को प्रवाहित करेंगे तो कितना चुंबकीय आघूर्ण है वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके नीचे फिर उस पदार्थ को हटा के हम निर्वात में से चुंबकीय बल रेखाओं को गुजार रहे हैं तो तब कितना चुंबकीय आघूर्ण होगा, उसको हम किससे लिख रहे हैं, यहाँ पे एच से लिख रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन दो प्रकार से बोल सकते हैं कि किसी पदार्थ के इकाई क्षेत्रफल में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या तथा निर्वात में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या के अनुपात को चुंबकीय पारगम्यता कहा जाता है। पी से नोट कर दें, फॉर्मूला ये वाला बनेगा। तो बी क्या है, यहाँ पे किसी पदार्थ के इकाई क्षेत्रफल में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, और एच क्या हो जाएगा, यहाँ पे किसी निर्वात में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम एच से लिख रहे हैं। या फिर हम चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या नहीं बोल करके यहाँ पे क्या बोल दे, चुंबकीय आघूर्ण बोल दे कि किसी पदार्थ की इकाई क्षेत्रफल का चुंबकीय आघूर्ण बी तथा किसी निर्वात का चुंबकीय आघूर्ण एच, इन दोनों का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा, चुंबकीय पारगम्यता कहलाता है। तो ये वाली होगी इसकी फॉर्मूला। ठीक है, बी क्या है, किसी पदार्थ की इकाई क्षेत्रफल में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, और एच क्या है, निर्वात में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, दोनों का रेशियो चुंबकीय पारगम्यता कहलाएगा। लेकिन उतारे इसको। उसके बाद देखें मैग्नेटिक प्रवृत्ति। नेक्स्ट हेडिंग है अपनी चुंबकीय प्रवृत्ति। ठीक है, ये
एक और नाम से भी लिखा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इकाई आयतन की प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति या इकाई आयतन की प्रवृत्ति, इसको हम किसे लिखते हैं, काई से लिखते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, काई बोलेंगे, काई। ठीक है। फॉर्मूले में इसके क्या बनता है कि कोई भी पदार्थ है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर किस प्रकार का बिहेव करता है, वो होती है उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति। किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है H, उसमें रखने पर वो पदार्थ किस प्रकार का बिहेव करता है, या फिर कोई पदार्थ है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रति कितना संवेदनशील है, या फिर कोई पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से कितना प्रभावित होता है। तीन नाम है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से वो पदार्थ कितना संवेदनशील है, कितना प्रभावित होता है, वो किस प्रकार का व्यवहार करता है, इसको क्या बोलते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति बोलेंगे। उसको लिखते हैं काई से। तो कोई पदार्थ है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रति कितना संवेदनशील है या किस प्रकार से प्रभावित होता है, उसे चुंबकीय प्रवृत्ति या इकाई आयतन की प्रवृत्ति है वो कह देंगे। इकाई आयतन की प्रवृत्ति कब कहेंगे, जब हमने पदार्थ है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा है हमने, वो पदार्थ है उसकी वॉल्यूम या उसका आयतन जब हम एक लेते हैं, एक आयतन में या इकाई आयतन लेते हैं, तो उस समय इसको क्या बोलते हैं, इस चुंबकीय प्रवृत्ति को इकाई आयतन की प्रवृत्ति है वो भी बोल देंगे। ये आया हुआ एक बार विशिष्ट प्रवृत्ति वाला। अब ये जो इकाई आयतन की प्रवृत्ति है ये वाला आ जाएगा। क्वेश्चन आपका आया हुआ है स्पेसिफिक, एक नंबर में आया हुआ है, देखने स्पेसिफिक एक क्वेश्चन आया हुआ है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम, विशिष्ट प्रवृत्ति बोलेंगे। विशिष्ट है वो प्रवृत्ति इसको बोलेंगे, विशिष्ट प्रवृत्ति। और ये जो प्रवृत्ति होती है चुंबकीय प्रवृत्ति, इन दोनों में अंतर क्या होता है कि जब हम इसका फॉर्मूला, विशिष्ट प्रवृत्ति को हम ग्राम प्रवृत्ति बोल देते हैं। ग्राम प्रवृत्ति इसलिए इसको हम क्या लिख देंगे, काई जी से। ये नॉर्मल प्रवृत्ति है, ये ग्राम में होगी जिसको जी से लिख देंगे। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, काई अपॉन में डी। ठीक है। ये जो प्रवृत्ति है इसको क्या बोलते हैं, ग्राम प्रवृत्ति या विशिष्ट प्रवृत्ति बोलते हैं। कि इकाई घनत्व की प्रवृत्ति को, इकाई घनत्व की, किसी पदार्थ का घनत्व क्या लिया, इकाई लिया है, तो इकाई घनत्व वाले पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है उसे हम विशिष्ट प्रवृत्ति या ग्राम प्रवृत्ति कहेंगे। इकाई घनत्व वाले पदार्थ की डी घनत्व डेंसिटी को बता रहा है, तो इकाई घनत्व वाले पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है उसे हम ग्राम प्रवृत्ति कहेंगे। इसी को हम विशिष्ट प्रवृत्ति कहेंगे। इसका फॉर्मूला है वो ये वाला देगा। एक वाला इसमें पूछा हुआ नहीं है, लेकिन यदि हम इसको बोल देते हैं एक मोलर, इसी के अंदर अभी मोलर सस्केप्टिबिलिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, मोलर प्रवृत्ति। मोलर प्रवृत्ति बोल देंगे इसको। इसको हम किससे शो करते हैं, काई एम से शो करेंगे। मोलर प्रवृत्ति इसके लिए किसको लिखेंगे, काई एम से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, काई जी इंटू एम। यानी किसी पदार्थ की विशिष्ट प्रवृत्ति को या किसी पदार्थ की ग्राम प्रवृत्ति को उस पदार्थ के मोलर द्रव्यमान से गुणा करने पर हमें उस पदार्थ की मोलर प्रवृत्ति प्राप्त हो जाती है। किसी पदार्थ की ग्राम प्रवृत्ति, विशिष्ट प्रवृत्ति को उस पदार्थ के मोलर मास या मोलर द्रव्यमान से गुणा करने पर प्राप्त होने वाली प्रवृत्ति है काई एम, उसे हम उस पदार्थ की मोलर प्रवृत्ति कहेंगे। तो ये तीन फॉर्मूले हैं। ये सामान्य चुंबकीय प्रवृत्ति है, ये ग्राम या विशिष्ट प्रवृत्ति, ये पूछी भी एक बार। उसके बाद थर्ड है मोलर प्रवृत्ति। लेकिन इसको ये है, ये लिख लिया होगा। उसके बाद में देखो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो क्या होगी।
ये आपकी मैग्नेटिकली डाइल्यूट सब्सटेंस है, चुंबकीय दृष्टि से तनु पदार्थ। चुंबकीय दृष्टि से डाइल्यूट का मतलब है तनु, चुंबकीय दृष्टि से तनु पदार्थ। तो एक पदार्थ ये है यहाँ पे, दूसरा पदार्थ है वो ले लिया हमने यहाँ पे ये। इस पदार्थ के अंदर ये चुंबकीय केंद्र, यानी ये पदार्थ इस केंद्र के कारण चुंबकीय आघूर्ण दर्शाता है। दूसरा चुंबकीय केंद्र इसके अंदर यहाँ पे है। ये दूसरा पदार्थ है जिसके अंदर इस प्रकार से क्या है, चुंबकीय केंद्र है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के पदार्थ हैं। इन पदार्थों को क्या बोलेंगे हम, चुंबकीय दृष्टि से तनु पदार्थ। ये तो क्या होंगे, चुंबकीय दृष्टि से तनु पदार्थ। और इनको क्या बोलेंगे, चुंबकीय दृष्टि से सांद्र पदार्थ। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे हम, सांद्र बोलेंगे। तो दो डेफिनेशन बनती है इसके अंदर, मैग्नेटिकली डाइल्यूट सब्सटेंस, चुंबकीय दृष्टि से तनु पदार्थ। उसके बाद में जो 5th नंबर पे बनेगी ये पे लिख लो उसको, मैग्नेटिकली कंसंट्रेट सब्सटेंस, चुंबकीय दृष्टि से सांद्र पदार्थ। एक साथ ही बढ़ा देंगे। अब इस पदार्थ का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो इनके कारण से, ये क्या है, चुंबकीय केंद्र है, मैग्नेटिक सेंटर। ये दूसरा मैग्नेटिक सेंटर है। ये वाले इसके अंदर जितने भी हैं सारे वो क्या है, इसके अंदर चुंबकीय केंद्र है। इसमें से दिख रहा है साफ, इसमें दो चुंबकीय केंद्र है वो दोनों एक दूसरे से क्या है, दूर दूर है, जबकि इसमें जो चुंबकीय केंद्र है वो क्या है, पास पास में। तो वे पदार्थ जिनके अंदर चुंबकीय केंद्र है वो एक दूसरे से दूर दूर स्थित होते हैं, उनके चुंबकीय आघूर्ण का मान कम होता है तथा उन पदार्थों को चुंबकीय दृष्टि से तनु पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जिनमें चुंबकीय केंद्र एक दूसरे से दूर दूर स्थित होते हैं तथा उनके कुल चुंबकीय आघूर्ण का मान कम होता है, वे पदार्थ चुंबकीय दृष्टि से तनु पदार्थ कहलाते हैं। अब सेकंड डेफिनेशन क्या बनती है सांद्र वालों की, कि वे पदार्थ जिनके अंदर चुंबकीय केंद्र पास पास स्थित होते हैं तथा उनके चुंबकीय आघूर्ण का मान अधिक होता है, उन पदार्थों को चुंबकीय दृष्टि से सांद्र पदार्थ है वो कह देंगे। इनके अंदर चुंबकीय केंद्र की संख्या कम होगी और सांद्र वाले होते हैं उनके अंदर चुंबकीय केंद्रों की संख्या ज्यादा होगी। तो वे पदार्थ जिनमें चुंबकीय केंद्रों की संख्या ज्यादा होती है वो क्या कहलाएंगे, या चुंबकीय केंद्र पास पास में होते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, चुंबकीय दृष्टि से सांद्र पदार्थ कहलाएंगे। तो 5 नंबर हेडिंग डाल के देना, मैग्नेटिकली कंसंट्रेट सब्सटेंस, चुंबकीय दृष्टि से सांद्र पदार्थ। एक में ये डायग्राम बनाना और दूसरे वाले में ये डायग्राम बना लो। उसके बाद में आप जो नेक्स्ट है वो देखें, ये थे 4-5 डेफिनेशन, ये बार बार में ये नाम इस सिलेक्शन में यूज होंगे। उसके बाद में आप देखें इसके अंदर कोई भी पदार्थ है वो निम्न 2 कारणों से उस पदार्थ के अंदर चुंबकीय आघूर्ण है वो पदार्थ पाएगा। यानी किसी भी पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण है या किसी भी पदार्थ में चुंबकत्व का गुण या उस पदार्थ में चुंबकीय आघूर्ण है वो निम्न 2 कारण है, निम्न 2 कारण की वजह से पाया जाएगा। ठीक है, जो फर्स्ट है वो इसका क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल मोशन, ठीक है। इसमें आता है कि कोई भी पदार्थ होता है उस पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन होता है कोश में, वो इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे क्या है, नाभिक है, न्यूक्लियस है। तो कोई भी प्रोटॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर के जो वर्ताकार कक्षक होते हैं, नाभिक के चारों ओर जो वर्ताकार है उनको क्या बोलते हैं, कक्षक बोलते हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन है, किसी पदार्थ का इलेक्ट्रॉन है, वो नाभिक के चारों ओर के वर्ताकार कक्षक में चक्कर लगाता है। उस गति को हम क्या बोलते हैं, कक्षकीय गति। ऑर्बिटल मोशन, उसको हम क्या बोलेंगे, कक्षकीय गति कहते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर के वर्ताकार कक्षक में चक्कर लगाता है तो उसे बोलते हैं कक्षकीय गति। इस गति के कारण कुछ चुंबकीय आघूर्ण है वो उत्पन्न होता है और उस चुंबकीय आघूर्ण को हम कक्षकीय चुंबकीय आघूर्ण कह देंगे। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर के वर्ताकार कक्षक में चक्कर लगाता है तो उस गति से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को कक्षकीय चुंबकीय आघूर्ण या फिर इंग्लिश में क्या बोल देंगे, ऑर्बिटल मैग्नेटिक
मोमेंट है वो कह देंगे और इसे हम म्यू एल से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से लिखें तो इसको कक्षक के चुंबकीय आघूर्ण को किससे लिखेंगे, म्यू एल से लिखेंगे। तो दो कारण है उसमें, पहला तो क्या है कक्षक की गति, दूसरा आता है इसमें इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, स्पिन मोशन करता है। जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके अंदर कौन सी गति करेगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ये जो नाभिक के चारों चक्कर लगाता है, ये इलेक्ट्रॉन दूसरी किस प्रकार की गति करता है, स्पिन मोशन। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, चक्रण गति करेगी। तो किसी भी परमाणु के अंदर या किसी भी पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति करता है, कक्षकीय गति जो कि नाभिक के चारों ओर कक्षक में करेगा, और सेकंड किस प्रकार की गति करेगा, चक्रण गति करेगा। ठीक है, चक्रण गति जो करता है ये, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष के ऊपर चक्रण करेगा, तो इस उसके कारण से भी कुछ चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। उस चुंबकीय आघूर्ण को हम क्या बोलते हैं, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण है वो कह देंगे। उस चुंबकीय आघूर्ण को हम क्या बोलेंगे, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, जो कि इलेक्ट्रॉन की अपने अक्ष पर चक्रण करने से उत्पन्न होता है, उसे बोलेंगे हम चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। इसको किससे शो करते हैं, म्यू एस से शो करते हैं। ठीक है, तो जैसे पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के साथ साथ अपने अक्ष पे भी क्या करती है, घूर्णन करती है, उसी प्रकार से किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर के वर्ताकार कक्षकों में चक्कर लगाने के साथ साथ अपने अक्ष पे भी घूर्णन है वो करता है, या अपने अक्ष पे चक्रण करता है। इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति करेगा, दोनों प्रकार की गति करने से दो प्रकार के चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होंगे, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इसमें लिखना क्या आपको, सबसे पहले कि किसी पदार्थ में चुंबकीय आघूर्ण है वो या उसके चुंबकीय गुण है वो उस पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के निम्न दो प्रकार की गति के कारण उत्पन्न होते हैं। फर्स्ट गति है कक्षकीय गति, इसमें क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन, किसी पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर के वर्ताकार कक्षकों में चक्कर लगाता है, जिसे कक्षकीय गति कहेंगे, और इस गति के कारण उत्पन्न होने वाले चुंबकीय आघूर्ण को कक्षकीय चुंबकीय आघूर्ण कहेंगे, उसे म्यू एल से डिनोट करते हैं। सेकेंड आता है इसके स्पिन मोशन। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर के वर्ताकार कक्षकों में चक्कर लगाने के साथ साथ अपनी अक्ष पर भी घूर्णन करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, चक्रण गति बोलते हैं, और इस गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को चक्रण चुंबकीय आघूर्ण या स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कहेंगे, और इसे म्यू एस से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में इसमें यह आता है, अब इस पदार्थ का कुल चुंबकीय आघूर्ण, क्योंकि उस पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों प्रकार की गति करेंगे, दोनों प्रकार के चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होंगे, तो किसी पदार्थ का कुल चुंबकीय आघूर्ण होगा म्यू टोटल, वो उसके दोनों प्रकार की गति से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण के योग के बराबर होता है, जिसको लिखेंगे म्यू एल प्लस में म्यू एस। ये होता है इसका फॉर्मूला टोटल। तो लास्ट में हम म्यू से लिखते हैं, यू वाला वो इसी प्रकार से निकालेंगे, यू इज इक्वल टू रूट एन प्लस 2 होल मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला इन दोनों की वैल्यू रखने से बाद में इसी प्रकार से आएगा, किस कैसे आएगा वो हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। तो टोटल होता है वो इन दोनों का योग होता है, इन दोनों की वैल्यू रखने पे ये फॉर्मूला इसके अंदर बन जाएगा। तो लास्ट में क्या लाइन लिखनी है कि आता है किसी पदार्थ का कुल चुंबकीय आघूर्ण उस पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की दोनों प्रकार की गति से उत्पन्न कुल चुंबकीय आघूर्ण के योग के बराबर होता है। अतः किसी पदार्थ का कुल चुंबकीय आघूर्ण उस पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों की दोनों प्रकार की गति से उत्पन्न कुल चुंबकीय आघूर्ण के योग के बराबर होता है। ये फॉर्मूला लिखेंगे, नीचे लिख देना म्यू एल और यहाँ पे लिख देना म्यू एस। म्यू एल क्या हो देना यहाँ पे, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट यानी कक्षक चुंबकीय आघूर्ण, और म्यू एस क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो ये वाला कक्षक की गति से उत्पन्न होता है, ये वाला चक्रण गति से उत्पन्न होता है। इन दोनों का योग है वो कुल चुंबकीय आघूर्ण बनाएगा। आज के लिए इतना ही। उसके बाद जो नेक्स्ट है कि चुंबकीय व्यवहार है, कोई भी पदार्थ है वो कितने प्रकार से चुंबकीय व्यवहार कर सकता है, वो 4-5 है, वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज इतना है।